ओके, चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में स्वागत है आपका। और जैसा मैंने कहा, कविता जी और मानस जी हमारे साथ पिछले शो से बने हुए हैं। उसके अलावा आज हमारे साथ अमित सेठ जुड़ेंगे और रुचित जैन ये भी लेकर आएंगे अपनी फ्रेश ट्रेड्स। इसके अलावा नंबर्स और फ्यूचर आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ अतुल कुमार गोयल। इसके अलावा बजट से पहले बाजार के फंडामेंटल्स पर हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी से करेंगे खास बातचीत और टेक्निकल सेटअप समझेंगे जेम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर राहुल शर्मा से। ये सब कुछ लाइन अप है कुछ ही देर में आपके लिए, लेकिन इससे पहले एक बार ज़रा मार्केट का रुख करते हैं। और मार्केट में इस समय एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है, बहुत अच्छा मोमेंटम इस समय। और बैंक्स बैंक्स चलना शुरू हुए हैं। अब बैंकों में एक अच्छा मोमेंटम है। इनफैक्ट यहाँ से 600 पॉइंट अब बैंक निफ्टी ऊपर है 45,454 और अब वो अपनी सेकंड रेजिस्टेंस जोन के करीब जा रहा है 45,500। और 45,500 अगर निकला तो आज एक ट्रेंडिंग डे पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। और आज बैंक निफ्टी में एक अच्छी चीज़ ये है कि एचडीएफसी बैंक अब तक एटलीस्ट सपोर्ट कर रहा है बैंक निफ्टी को। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। हालांकि ऊपरी लेवल से हल्का ज़रूर हुआ है, लेकिन फिर भी कोलैप्स नहीं हुआ है। और अब निफ्टी देखिए 222 पॉइंट ऊपर। अब निफ्टी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर इस समय आपको निफ्टी में दिखाई देगा और बहुत सारे स्टॉक्स में इनफैक्ट अच्छा मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है। एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स भी देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम इस समय। और ये इंडेक्स करीब करीब 1.5% ऊपर। उसके अलावा आरईसी पीएफसी की हमने बात की लगातार। लार्सन एंड ट्यूब्रो एक और एग्जांपल क्यों मार्केट का फोकस इस समय डोमेस्टिक इकोनॉमी पर है। और देखिए लार्सन एंड ट्यूब्रो का चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर, डे हाई पर लार्सन एंड ट्यूब्रो। अदानी एंटरप्राइजेस अभी भी निफ्टी का टॉप गेनर, करीब करीब 0.5% ये स्टॉक ऊपर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की वो लोअर फ्रीज खुली थोड़ी सी और थोड़ा सा स्टॉक में रिकवरी जरूर आई, लेकिन अभी भी वायदा का टॉप लूजर है। और एसबीआई कार्ड ये भी करीब करीब 5-5.5% नीचे। बीरो बिल्कुल। और मार्केट से डे हाई निफ्टी 21,580, बैंक निफ्टी 45,454। और दो स्टॉक्स स्क्रीन पे रखिएगा जो इस वक्त काफ़ी सहायक हैं, जिसको हमने मार्क भी किया। एक बार रिलायंस रखिएगा। रिलायंस आज लीड लेता हुआ और आईसीआईसीआई बैंक लीड लेता हुआ। और तीसरा स्टॉक है, आई थिंक दैट्स एलएनटी। मेरे स्क्रीन पर इन तीनों स्टॉक्स की जो कॉल ऑप्शंस हैं वो इस वक्त सबसे ज़्यादा इस वक्त चलते हुए 72 रुपये ऊपर एलएनटी, आईसीआईसीआई बैंक और साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज ट्रेड करते हुए। आपके स्क्रीन पे पूरा का पूरा पैनल मौजूद है। आइए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। कविता जैन, मानस जायसवाल, अमित सेठ, रुचित जैन। अमित, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी भी नजर एलएनटी पे है। एलएनटी का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, स्टॉक में काफी स्ट्रांग रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छे लंबे समय से दिखाई है। रिसेंटली लास्ट दो सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने स्मॉल दो डोजी कैंडल्स बनाई, 10 और 20 डेमा पे एक हॉल्ट लिया और काफी शानदार तरीके से उन लेवल्स को होल्ड किया। और आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि वापस एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बन रही है, जो कि एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड जोन से आई है। तो इसमें बाई की सलाह है। 3668 इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 3620 का और टारगेट्स रहेंगे 3750 के। सेकंड जो मेरे को अच्छा लग रहा है, दैट इज अल्ट्राटेक। इट इज वंस अगेन अ ट्रेड ऑफ पुल बैक। अल्ट्राटेक ने एक बहुत ही अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया 10 और 20 डेमा पे। और इस कंसोलिडेशन का लगभग 10 से 15 दिन का पीरियड है। और आज के सत्र में वापस देख रहे हैं कि अल्ट्राटेक में एक ट्रैक्शन है, एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड जोन से यहाँ पे एक अपटेक आ रहा है बुलिश जोन की तरफ। तो अल्ट्राटेक बाय करें। 10,110 के लगभग इसका प्राइस है। टारगेट्स 10,300 एंड 10,400। स्टॉप लॉस एक छोटा सा रखेंगे 10,000 रुपीज का। ओके, दोनों दिग्गजों को पिक किया आपने अमित जी, एलएनटी और अल्ट्राटेक सीमेंट। रुचित, गुड मॉर्निंग। आपका कन्विक्शन आइडिया इस वक्त का और दो ट्रेड्स आपके। जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल नो स्टॉक्स पे जाने के पहले मैं एक थीम की बात करूँ जो आई थिंक एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के चार्ट देखेंगे तो एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर ये इंडेक्स ने कंटिन्यू किया है। और जो पिछले हफ्ते छोटे मोटे डिप्स आए थे उसमें 20 डे में काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक्ट किया है। अगर आप कैश मार्केट के थीम के स्टॉक्स भी देखेंगे, आईआरबी इंफ्रा, एनसीसी, पीएनसी इंफ्रा, तो काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में अच्छे प्राइस वॉल्यूम एक्शन दिख रहे हैं। सो हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी थीम रहेगी जहां से एक आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो मेरी दो में से एक पिक पहले शुरुआत में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक से करूंगा, कैश सेगमेंट की, वो है एनसीसी। सो यहाँ पे भी एक सिमिलर स्ट्रक्चर है, 20 डे में सपोर्ट एक्ट कर रहा है स्टॉक के लिए, हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर है, प्राइस अपमूव में अच्छे वॉल्यूम्स है।
तो एनसीसी नियर टर्म के लिए खरीदारी करें 190 के स्टॉप लॉस के साथ 220 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और दूसरा पिक है हमारा एमसीएक्स में खरीदारी की सारा। सो यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज देखने मिला है और पूरा कंसोलिडेशन में सेलिंग में वॉल्यूम्स बिल्कुल नहीं थे। तो जहाँ पे प्राइस अप मूव में अच्छे वॉल्यूम्स होते थे और करेक्शंस में वॉल्यूम्स नहीं है, सो आई थिंक ये स्ट्रक्चर्स काफी अच्छा मिड टर्म के लिए है। सो आज ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट फिर से आया है, विच मीन्स अ रिजम्पशन ऑफ द अप ट्रेंड। तो 3260 के स्टॉप लॉस से एमसीएक्स में खरीदारी करें 3420 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, एमसीएक्स में खरीदारी करें, ये होगी रुचित की पिक। कविता जी, आपकी फ्रेश कॉल्स इस समय की? या मुझे लग रहा है बैंकिंग में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक शॉर्ट कवरिंग मूव बनते हुए देख सकते हैं। 82 के लेवल पर है, अपने एवरेजेस को टेस्ट करने ये जा सकता है। 83 85 के प्राइस टारगेट के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। 81 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अनदर काउंटर में लिटिल प्रीएम्प्ट कर रही हूँ, मुझे लग रहा है डिफेंस से एचएएल में एक अच्छे मूव बनना चाहिए। वंस ये अपने 10 ईएमए को अगर रीगेन कर पाता है, दैट मींस कंडीशनल बाय होगा 2956 के ऊपर ये निकले तब इसमें एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 3000। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2930 का। ओके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये आप इस पर एक बाय ले सकते हैं। मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं इस समय? देखिए, पहले तो ट्रेंड पे खरीदारी करनी है। ट्रेंड ने 3 हफ्तों का कंसोलिडेशन दिखाया और फाइनली अब ट्रेंड में ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ट्रेंड में खरीदारी करें, 3240 का स्टॉप लॉस लगाइए, 3375 3350 के 3375 के टारगेट्स पॉसिबल हैं। स्टॉप लॉस 3240 के रहेंगे। दूसरा स्टॉक इंडियन होटल्स का है, जहां पर कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर भी स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो इंडियन होटल्स में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 474 का स्टॉप लॉस लगाइए और 505 रुपए के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए अब बात करते हैं एक नंबर्स की। तीसरी तिमाही में पीएनबी के मुनाफे में एक बहुत शानदार उछाल आया है। ब्याज से कमाई भी 12% बढ़ी है, साथ ही बैंक का एसेट क्वालिटी भी सुधरा है। नतीजे और आगे के आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ अतुल कुमार गोयल। गोयल साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंजाब नेशनल बैंक के लिए पिछले कुछ साल काफ़ी ख़राब रहे थे, ऑब्वियसली वो एक जो बड़ा इशू हुआ था उसके बाद से, लेकिन क्या अब आपको लग रहा है कि अब वो इश्यूज फाइनली आर बिहाइंड यू, और अब क्या यहाँ से जो एसेट क्वालिटी है, जिस तरीके की आपने इम्प्रूवमेंट दिखाई है, वो आगे भी और इम्प्रूव होगी? हाँ, धन्यवाद अनुज जी। ये देखिए, अभी तो पीएनबी के अच्छे दिन आ गए हैं। अगर आप 2 साल में देखें, लगभग हर एक पैरामीटर में, चाहे ये प्रॉफिटेबिलिटी में हो, चाहे ग्रोथ ऑफ बिजनेस में हो, सब में जो है बेहतर हो रहा है। जहाँ तक आपका क्वेश्चन असेट क्वालिटी में है, तो असेट क्वालिटी में भी अगर आप देखें तो ये अभी ग्रॉस एनपीए जो है 6.24% आ गया है, जबकि जो है नेट एनपीए जो 1% से भी कम आया 0.96%। हमारी गाइडेंस थी 1% हम मार्च 24 तक लाएंगे, बट ये दिसंबर में हो गया और रिकवरी जो है वो डबल हो रही है आपका जो है स्लिपेज से। तो ये नंबर बराबर सस्टेनेबल है और पिछले 7 क्वार्टर में अगर आप देखें तो बराबर जो है क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रॉस एनपीए में कमी हो रही है, नेट एनपीए में कमी हो रही है। ओके, तो चलिए ये एक अच्छी चीज़ आपने कहा कि 1% से पहले से कम जो है आप टारगेट से पहले ले आए। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू जो मार्केट इस क्वार्टर में डिस्कस कर रहा है वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन का। यहाँ पर क्या ट्रेजेक्टरी रहेगी, क्योंकि आपने मेंटेन किया मार्जिन्स को, इनफैक्ट आपके मार्जिन्स में थोड़ी सी हल्की सी अपटिक ही आई, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? क्या यही ट्रेजेक्टरी रहेगी? ऐसा है, देखिए निम के बारे में अगर आप हमारा देखें तो ग्लोबल जो है 3.15 है, डोमेस्टिक 3.30 है। जो हमारी गाइडेंस थी वो 3% की है, तो गाइडेंस हम वही रखते हैं कि 3% ही रहेगा, क्योंकि पिछले 1-2 महीने में जो हमने देखा है डिपॉजिट कॉस्ट में जो है ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो 3% की हमारी गाइडेंस है, और जो हमने हमेशा गाइडेंस दी है कि क्वार्टर बाई क्वार्टर एब्सोल्यूट नंबर में एनआईआई बराबर बढ़ेगा। ओके, और अतुल जी, अब डिपॉजिट ग्रोथ वो आपकी करीब करीब 9% की रही है। डिपॉजिट ग्रोथ ये पूरी इंडस्ट्री के लिए, बैंकिंग स्पेस के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि मैं आपसे अगले 2 क्वार्टर्स का एक आउटलुक जानना चाहूँगा सर। यहाँ पे अगले 2 क्वार्टर्स में आप क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जिस दौर में हम हैं अभी तक रेट कट्स नहीं हैं, और ऐसे में अभी फर्दर जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं उसमें कितना इजाफा हो सकता है आपके मुताबिक, जिस एनआईएम की पिक्चर को आपने ड्रॉ किया उसको मद्देनजर रखते हुए?
देखिए, जो हमारा टारगेट डिपॉजिट का था, डिपॉजिट का टारगेट हमारा 10% के आसपास है और ये 9.35 है। पंजाब नेशनल बैंक के लिए डिपॉजिट ग्रोथ में कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि हमारी 10,000 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं। और जो पिछले साल 22-23 में लगभग हमने सेविंग बैंक के लगभग 85 लाख अकाउंट खोले थे और इस 9 महीने में हमने लगभग 76 लाख अकाउंट खोले हैं। सिमिलरली करंट अकाउंट में भी हमने जो है 2 लाख से ज़्यादा अकाउंट खोले थे 22-23 में भी। अभी लगभग 1.96 हमने लाख अकाउंट खोले हैं अपने फर्स्ट 9 मंथ में। तो हम क्या है, बल्क डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं, उसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा डिपॉजिट ग्रोथ कम दिख रहा है, पर चैलेंज नहीं है, क्योंकि मेरे पास लगभग 80,000 से ज़्यादा की एसएलआर सरप्लस भी है। तो डिपॉजिट में मैं पीएनबी के लिए समझता हूँ कोई चैलेंज नहीं है। और कासा हमारा जो है 42 से 43% के रहता है। तो कॉस्ट में भी आपने पूछा, 4.94 हमारी जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है इस क्वार्टर की, और पिछले क्वार्टर से केवल 10 बेसिस पॉइंट इसमें इजाफा हुआ है और हमारा 95% रिप्राइस हो गया। केवल 5% हमारा डिपॉजिट रिप्राइस रहना है, तो कॉस्ट में भी ज्यादा इजाफा होने की हम अभी नहीं लगेगा हमको नेक्स्ट क्वार्टर में। कासा सर कितना है आपका? और दूसरी बात यह है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में आप क्रेडिट ग्रोथ क्या देख रहे हैं? और कासा, ये डोमेस्टिक कासा 42% है, ब्लेंडेड कासा क्या है सर आपका? हमारा 42 से 43% के बीच में ही रहता है। तो ओवरसीज में भी हमारा ज्यादा बिजनेस नहीं है, तो लगभग जो है 41.5% के करीब आ गया ग्लोबल में, अगर आप देखते हैं तो। गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको ऑल द बेस्ट। और अच्छा लगा ये जानकर कि पीएनबी के अच्छे दिन आ गए हैं और यही उम्मीद करेंगे कि ये आगे भी अच्छे बने रहें पीएनबी के अच्छे दिन, क्योंकि एक देश का 3 लार्जेस्ट बैंकों में से एक, तो ये एक ज़रूरत भी है कि अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहे। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। चलिए अब बात करते हैं मार्केट्स और बजट को लेकर क्या करना चाहिए आपको, और आज जो मार्केट ने एक टर्न दिखाया है उसको किस तरीके से देखें। हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी, जिनके पास कैपिटल मार्केट में करीब 3 दशक का अनुभव है, वो जुड़ गए हैं हमारे साथ। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरे ख्याल से आपने मेरा पहला क्वेश्चन तो शायद गेस कर दिया होगा, क्योंकि आप आए और हम इस बारे में ना पूछें तो हो नहीं सकता। अभी भी कॉन्फिडेंस है एचडीएफसी बैंक में, या थोड़ा सा हिला है वो कॉन्फिडेंस इतनी बड़ी गिरावट के बाद? बिल्कुल नहीं जी, अभिजीत, anyway, धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके दर्शकों को गुड मॉर्निंग। तो जी, एचडीएफसी बैंक का ऐसा है कि एक्चुअली सिस्टमिक अगर जो कोई इश्यू रहता सिस्टम में तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम था, राइट। पर यहाँ पे ऐसा हमें ऐसा लग रहा है कि लिक्विडिटी, आप मेरे से पहले आई थिंक पीएनबी के आए थे आपसे बात करने, तो उनका भी यही कहना था कि लिक्विडिटी टाइट रही है सिस्टम में, और वो आरबीआई ने कॉन्शियसली किया है, और हमें लगता नहीं कि वो इतनी जल्दी में लिक्विडिटी निकलेगी। और दूसरा, अगर जो आप लॉजिकली भी देखें, अगर जो मेन मेन जो कंसर्न था एचडीएफसी के रिजल्ट का, वो ये था कि उनका डिपॉजिट ग्रोथ इतना बढ़िया नहीं था जितना एक्सपेक्टेड था उतना। अभी आप ये सोचिए बैंक की तरफ से, अगर जो लिक्विडिटी में इतना इशू है, तो या तो आप रेट बढ़ाकर चढ़ कर आप अपना डिपॉजिट गार्नर कीजिए, या तो दूसरा, आपके पास लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है 110% का, तो आप उसको यूटिलाइज कीजिए। तो आई थिंक बैंक ने एक बड़ा कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि मे बी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो अच्छा है, तो वी विल नॉट बी फाइटिंग इन द सिस्टम। तो इसलिए वो शायद थोड़े हम गए ऑन दिस, एंड आई थिंक राइट चॉइस है। आई मीन मैनेजमेंट, आपने फ्रेंचाइज तो देखा ही है, एचडीएफसी बैंक का इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज शायद ही आपको मिले, और आज की तारीख में तो काफी सस्ता भी मिल रहा है आपको। और अगर जो फ्रेंचाइज की बात करें, तो मुझे याद है आदित्य पुरी जी ने एक बार एक स्टेटमेंट किया था एक क्वार्टर कॉल के बाद, जब लोग उनको पूछ रहे थे आपके एनपीएस बढ़ गए तो सिस्टम में प्रॉब्लम है क्या है, तो उन्होंने ऐसे बोला था कि अगर जो मेरी शर्ट निकलती है तो दूसरे लोग के तो कपड़े निकल जाएंगे, तो सिस्टम में कोई इश्यू नहीं है। तो वैसा है, इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज है, तो आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते इस बैंक को, एंड स्पेशली गिवन द चीप वैल्यूएशंस, हमें तो और भी कंफर्ट आ गया। अच्छा, एक और सेट ऑफ स्टॉक्स जहां पर आप, मुझे याद है हमारी समीर अरोड़ा से बात हो रही थी, बहुत एक एज अपॉर्चुनिटी देखा था जब पिछले साल अदानी ग्रुप में कोलैप्स आया था, वहां से हमने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा है इन स्टॉक्स में। यहाँ पर क्या आपके पोर्टफोलियो में इस ग्रुप के स्टॉक्स हैं और क्या व्यू है यहाँ पर अब? जी, हमारे पास एक ही स्टॉक है उस ग्रुप का जो लॉजिस्टिक्स में है मेनली, तो वो हमें काफी अच्छा लगता है, क्योंकि अगर जो आप इंडिया की ग्रोथ की बात करते हैं, लाइक हम तो बोलते हैं कि हम बिग पिक्चर पहले राइट लेना चाहते हैं, यू शुड गेट द बिग पिक्चर राइट। तो बिग पिक्चर ये था कि इंडिया में जीडीपी ग्रोथ होने वाला, राइट। अब हम
दुनिया के तीसरे बड़े सबसे बड़े जीडीपी में आने वाले हैं वेरी शॉर्टली 4-5 साल के बाद। तो उसके लिए आपका ट्रेड शुड गो अप। तो ऑब्वियसली एक लॉजिस्टिक कंपनी जो 40% अपना कंटेनर ट्रेड कंट्रोल करती है या 25% पोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल करती है, तो वो सब आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने एक ही स्टॉक लिया था उस ग्रुप में और वो हमें काफी कंफर्ट था इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, इन टर्म्स ऑफ डेट इक्विटी वगैरह, वो सब देख के कैश जनरेशन, तो उसके लिए हमने वो लिया था। अदरवाइज ऐसा ग्रुप देख के हमने एक स्टॉक नहीं लिया है। इट्स मोर ऑफ लॉजिस्टिक प्ले। ओके दिनशा जी, एक और चीज़ आई थिंक अभी जिस नोट पे हमने अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की बात की, आई मीन जो पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज हुई है मतलब बिहार में रिसेंटली, जो नीतीश कुमार जी का ताज़ा निर्णय है उसके बाद या फिर जो स्टेट इलेक्शंस आए थे उसके रिजल्ट्स के बाद, आज हम पीएसयूज़ में बहुत बड़ा मूव देख रहे हैं। बड़ा कमांडिंग पोजीशन में पीएसयूज़ हैं। आई मीन राइट फ्रॉम ओएनजीसी, एनटीपीसी, आरईसी, पीएफसी, एलआईसी, ये पूरा का पूरा चंक पीएसयूज़ का, ओएमसीज़ का। आपका इस स्पेस में अभी भी कोई स्टॉक सिलेक्शन अगर कुछ हो फ्रेश, थोड़ा बताएंगे या फिर पूरे पीएसयू बास्केट पे आपका व्यू इस वक्त? जी देखिए, पीएसयू में एक्चुअली हम, अगर आप हमें 1.5-2 साल पहले पूछते तो हमारा तो बड़ा ही नेगेटिव हुआ करता था, पर हमने ये रियलाइज किया है कि नई जो गवर्नमेंट है वो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत ही फ्लेक्सिबल है टुवर्ड्स पीएसयूज, और उन्होंने रियलाइज किया है कि पीएसयूज में आपको ग्रोथ इट शुड बी कंट्रोल्ड पीएसयूज। इसलिए हमें आज की तारीख में हमारे पोर्टफोलियो देखें तो काफी हमारे पास पीएसयू स्टॉक्स है, नॉट ओनली इन डिफेंस स्पेस जो हमें बहुत ही बढ़िया लगता है, बट ऑल्सो ऑयल एंड गैस में जो रिटेलर्स है वो हमारे पास है। तो इसलिए हमें तो काफी कंफर्ट है यहाँ पे, और ये तब तक बना रहेगा जब तक गवर्नमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड्स पीएसयूज रिमेन्स दिस वे, कि आप देखिए इलेक्शंस के चलते फ्यूल के प्राइस भी नहीं काटे। इनफैक्ट इन्फ्लेशन कंट्रोल में द लॉजिकल डिसीजन दैट दे टुक वाज कि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में है तो आपको फ्यूल काटने की जरूरत है नहीं, और you don't want to play into the gallery by cutting the rates when the inflation is around. So obviously काफी हद तक एटीट्यूड चेंज हुआ है और हमें काफी कंफर्ट आ गया, और वैल्यूएशन तो कभी इश्यू नहीं था यहाँ पे। इनफैक्ट बैंकिंग स्पेस में भी हमारे पास एसबीआई जो सबसे बड़ा पीएसयू है इन द बैंकिंग स्पेस वो है, प्लस हमने एक और पीएसयू ऐड किया है यहाँ पे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर हमारा यही उधर देखना था कि एक तो वैल्यूएशन बड़े सस्ते थे, कभी भी एसेट में कभी इशू नहीं आया वहां पे, दे बीन वेरी बहुत ही कंजर्वेटिव रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन वगैरह। तो उसके चलते हमें वो बैंक वैसे ही पसंद था, लेकिन थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी। जैसे आपने बोला स्टेट इलेक्शन में तो काफी क्लियर हो गया था कि ये गवर्नमेंट कंटिन्यू रहेगी और शायद स्ट्रेंथ के साथ ही आएगी, तो इसलिए हमने वो भी ऐड किया है। तो अदरवाइज वी आर क्वाइट हैप्पी जो भी हमारे पास पोजीशन है आज की तारीख। ओके, पीएसयू बैंक्स। अच्छा, अब कुछ देर पहले हम मतलब आपके आने से पहले एचडीएफसी बैंक को डिस्कस भी कर रहे थे, पीएसयूज को भी डिस्कस कर रहे थे। आज दिनशा जी मतलब सीमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है इस बार, एसीसी के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। अल्ट्राटेक सीमेंट क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई, मिड कैप में भी स्क्रीन पे स्ट्रेंथ विजिबल है। अभी सीमेंट में थोड़ा झुकाव है आपका? जी, सीमेंट में हमारा था एक जमाने में झुकाव, पर शायद हम जल्दी बाहर चले गए उसमें से। लेकिन एक्चुअली आपने जो बोला एसीसी का, काफी हद तक इंप्रूवमेंट आया इसमें। इनफैक्ट पर टन EBITDA जो था वो काफी बढ़िया था उनका, तो उसके हिसाब से तो हमें वापस एक रीलुक लेना चाहिए यहाँ पे। और एक्चुअली जैसे मैंने बोला कि अगर आप ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं इंडिया की, तो ऑब्वियसली सीमेंट को काफी हद तक उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो एक जो मेजर इनपुट होता है वो सीमेंट होता है वगैरह, वो सब होता है, तो उसके चलते हमें देखना पड़ेगा वापस एक बार। बहरहाल लेकिन वैल्यूएशन की अगर जो बात करें तो काफी हद तक स्ट्रेच हो चुके हैं यहाँ पे, एंड तो इसलिए हमें इट्स अ बैलेंस बिटवीन द टू। तो इसलिए हमें देखना है कि ग्रोथ जस्टिफाई करेगी ये वैल्यूएशंस को कि नहीं। तो इसलिए राइट नाउ हमारे केस में तो जूरी इज आउट, पर कोई स्पेसिफिक कॉल नहीं लिया है। मीनवाइल बैंक निफ्टी वापस देखिए, बैंक निफ्टी अब वो 45,500 क्रॉस करके उसके ऊपर टिक रहा है। आज बैंक निफ्टी में फीलिंग आ रही है वो 1000-1200 पॉइंट की रैली वाला दिन पॉसिबल है आज, मतलब हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए क्योंकि टिक रहा है ये गैप अप
ये इंपॉर्टेंट है। प्लस जैसा हमने डिस्कस किया था सुबह सुबह मार्केट के पास आज एक ट्रिगर था, एक मैक्रो ट्रिगर था जिसकी वजह से डोमेस्टिक इकोनॉमी वाले स्टॉक्स अच्छा करेंगे। यहाँ अच्छा मोमेंटम इस समय। दिनशो जी, आप तो नॉर्मली नाम बता देते हैं, आप क्यों नहीं बताएंगे नाम? आपने कहा नाम नहीं बताऊंगा। जी अभी म्यूचुअल फंड आ गया हमारा, तो इसलिए आपको मंथ एंड में पोर्टफोलियो दिख जाएगा, तब आपको पता चलेगा तो कौन से हैं। तो अभी तो नहीं बता तो सकते। म्यूचुअल फंड आ गया तो क्या हो गया? उससे कुछ सेबी की उसमें कोई ये थोड़ी ना कि आप जो आपके पोर्टफोलियो में उसका तो नाम ले ही सकते हैं आप। नहीं जी, आप देख लीजिएगा अनुज जी, मेरे कंप्लायंस वालों ने बोला कि कोई नाम नहीं बोल रहे। अच्छा, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि वो समीर जी तो हमेशा कहते हैं कि म्यूचुअल फंड वालों को नाम लेने चाहिए स्टॉक्स के, तो मुझे तो जी लगता है वो कि आप उसी को मेंटेन करेंगे। समीर जी अभी वहां बैठे हुए हैं, उनका तो ओवरऑल वो है व्यू है, सो इसलिए वो तो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। अच्छा चलिए ठीक है, कोई नहीं, पोर्टफोलियो में देख लेंगे। अच्छा, कोई और थीम जिसमें आप बुलिश हो इस समय, जहां पर आपने इस समय एक फ्रेश व्यू लिया हो या थोड़ा पोर्टफोलियो में एलोकेशन किया हो? आपके पास ऑब्वियसली पैसा आना शुरू हुआ होगा म्यूचुअल फंड के अंदर। जी अनुज जी, एक्चुअली दो थीमें जो है वो हमारी कायम रही है और वो रहेंगी भी आगे चल के। थोड़ा आपको उथल पुथल शायद दिखे उसमें सेक्टर में, लेकिन दो जो चीजें हमने जो थीम हमने पहले से डिसाइड की हुई थी कि अगर जो आपके पर कैपिटल्स बढ़ने वाले हैं इंडिया में, जीडीपी ग्रोथ आने वाला है इंडिया में, तो दो थीम जो आपको रहनी चाहिए। और हमने तो ये तो पास में भी देखा है, दूसरी कंट्रियों में देखा है जहाँ पे ये ऐसी ग्रोथ आती है, तो दो जो सेक्टर बहुत बढ़िया करते हैं वो तो एक होता है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाला स्पेस, क्योंकि आपके डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ जाते हैं और उधर से ही एक्चुअली इकोनॉमीज जो है मोमेंटम मिलता है। तो एक तो वो है, दूसरा है फाइनेंस। अभी वहां पे आपको ये फाइनेंस के अंदर डबल वैल्यू होती है, क्योंकि उनको कंजम्पशन ही फंड नहीं करना होता, पर ऑल्सो दे हैव टू फंड द केपेक्स जो कंजम्पशन में के लिए यूज होता है, मतलब टू मीट द कंजम्पशन यूज होता है। तो ये दो तो सेक्टर कायम है हमारे पास। दूसरा एक जो सेक्टर इंडिया स्पेसिफिक है वो है डिफेंस, और यहाँ पे हमें लगता है कि इंस्टेड ऑफ इंडिजनाइजेशन, जो वो एक बहुत बड़ी स्टोरी है इंडिया की, उसके बावजूद हमें लगता है कि आउटसोर्सिंग एक बेस बन सकता है इंडिया फॉर फ्यूचर डिफेंस नीड्स, क्योंकि ग्लोबली स्पेंड्स आर गोइंग अप इन डिफेंस, और यहाँ पे इंडिया कैन बी द ओनली वन व्हिच कैन मीट दोस काइंड ऑफ इंक्रीज स्पेंड्स। तो वो एक स्टोरी हमारे पास। और तीसरी जो हमें पसंद है, वो चौथी सारी जो पसंद है वो है इंफ्रा रिलेटेड स्टोरीज है, जहाँ पे हमें लगता है कि गिवन द काइंड ऑफ केपेक्स बूस्ट इंडिया नीड्स, उसमें आपको चाहिए होता है। और ऑब्वियसली पीएलआईज भी वहीं पे आ जाते हैं, इंडिया आउटसोर्सिंग बेस बनने वाला है। तो ये सब चार पांच स्टोरियां हैं जो हमें बहुत ही थीम्स हैं जो हमें बहुत ही पसंद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए दिनशो जी, और बात करने के लिए। और मंथ एंड में आपका पोर्टफोलियो जब आएगा तब थोड़ी सी और बात करेंगे आपके साथ। अभी हम हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं धन्यवाद। और अब टेक्निकल्स की बात करते हैं। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर राहुल शर्मा जुड़े हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। एक आपका व्यू था मार्केट में एक बड़ी करेक्शन का, वो आई भी करेक्शन, क्या वो करेक्शन अब प्रीमेच्योरली खत्म हो रही है? क्या वापस बुलिश होने का टाइम आया, या अभी भी थोड़ी सी और डाउनसाइड बाकी है मार्केट में आपके हिसाब से? या वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, करेक्शन तो आया, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा एक डाउन मूव बाकी है यहाँ पर निफ्टी में देखने को। क्लियर इंडिकेशन है। देखिए, एफआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो हम ट्रैक करते हैं, काफी एग्रेसिवली डिप देखा है थर्सडे की एक्सपायरी के बाद, जनवरी एक्सपायरी के बाद। और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जब तक ये पोजिशनिंग रिवर्स नहीं होती, मार्केट के अंदर प्रेशर रहेगा। कैश में उनकी लगातार सेलिंग रही है, 7 कंसेक्यूटिव सेशन से सेल फिगर्स है कैश में। साथ में तकरीबन 1,08,000 के आसपास उनके कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद वो बजट के पहले हेज करके चल रहे हैं, बट क्लियरली पोजिशनिंग जो है कैश और डेरिवेटिव की दोनों बेरिश की तरफ है। तो हमें लगता है कि नीचे में तकरीबन 20,700 तक की जगह, या 20,700 तक के जो टारगेट्स है वो आना बाकी है। फिलहाल निफ्टी के अंदर आज के दिन बाउंस बैक है, तो जब तक 21,750 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी नहीं निकालता है स्पॉट के हिसाब से, तो हमें लगता है कि सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। आज का सेशन शायद शॉर्ट कवरिंग के नाम में बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड था, और एक बाउंस बैक हमें देखने मिल रहा है। और जैसे आप बोल रहे हैं कि हो सकता है आज वो 1,000-1,200 पॉइंट की रैली वाला दिन हो बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा पोजिशनल व्यू लेके देखे, थोड़ा जूम आउट करके देखे, तो एक सेकेंड लेग ऑफ डाउन मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जहां पे हमें लगता है कि खास करके जो एफआई की
जो डोमिनेटेड शॉर्ट्स है वो मार्केट को कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम में लेके आ सकती है। तो 20,700 तक की डाउनसाइड निफ्टी में आती हुई लगती है। 21,750 का स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पर। चलिए, तो 20,700 की तक जगह दिखती है। अच्छा, बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है अब राहुल जी फिर? देखिए, एक्सपायरी टू एक्सपायरी अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी के अंदर 63% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है पिछली एक्सपायरी से जनवरी एक्सपायरी में। तो ये प्राइमरीली शॉर्ट्स है और हमने क्लियरली देखा कि बैंकिंग इंडेक्स ने जिस तरीके से एग्रेसिवली 200 दिन की मूविंग एवरेज तक करेक्शन देखा और आज एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर ये मोर ऑफ अ डेड कैट बाउंस है। आजकल बाउंस बैक बड़े जरूर है बिकॉज बेस जो है काफी बड़ा हो चुका है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, दोनों का। तो मुझे लगता है 1 या 2 दिन का बाउंस बैक और उसके बाद में वापस डाउनवर्ड मूव आते हुए दिखेंगे। इंडेक्स कंपोनेंट्स खास करके प्राइवेट बैंक्स में अभी भी पेन है। हमने लास्ट वीक देखा इंडसइंड बैंक में शॉर्ट्स ऐड हुए। कहीं ना कहीं लाइक एक ग्रीन शूट जो है कहीं ना कहीं से आया नहीं है बैंकिंग इंडेक्स के अंदर। पीएसयू बैंक से रिलेटिवली आउट परफॉर्म जरूर किया है इस करेक्शन के अंदर, बट हमें लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा बैंकिंग इंडेक्स को एक तरह से स्ट्रक्चरली यहाँ से रिकवर होके एक तरह से सुधरने को। तो सेल ऑन राइज की रणनीति बैंक निफ्टी में भी रहती है। हमें लगता है कि एक दो दिन के बाउंस बैक के बाद बैंक निफ्टी में भी और एक सेलिंग प्रेशर का राउंड देखने को मिल सकता है। अभी के लिए तो खैर मार्केट में अच्छा मोमेंटम है और बैंक निफ्टी अब देखिए ऑलमोस्ट 800 पॉइंट ऊपर हो गया है बीरू, और मुझे लग रहा है आज एटलीस्ट इंट्राडे में बहुत कमाल करने की तैयारी कर रहा है बीरू। जी हाँ, बैंक निफ्टी ने 45,500 को पार किया। उस टाइम अनुज ने अलर्ट दिया भी था और एग्जैक्टली इस प्राइस पे 45,625 यानी जो घटना घटी थी 18 जनवरी को जब हमने 100 डे में तोड़ा था, जिसके बाद हमने 200 छुआ, अब हम रीगेन करते हुए 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। राहुल जी, जो आपका ये मत है जिसमें आप आई थिंक डाउनसाइड की बात कर रहे हैं, मतलब अगर आप इनको थोड़ा सा स्टॉक्स पे कन्वर्ट होके बोलें कि किन किन स्टॉक्स में आपको अभी भी मंदी की गुंजाइश नज़र आ रही है, या फिर अगर आपका इंडेक्स का व्यू ठीक नहीं निकला तो जिन जिन स्टॉक्स में तेज़ी खेलनी चाहिए, दोनों को बाइफर्केट करके बताइएगा। कहाँ वीकनेस, कहाँ स्ट्रेंथ, किसको लॉन्ग करें और इस नई सीरीज के कमेंसमेंट में किसको सेल ऑन राइज की अप्रोच रखें? ये देखिए, जहां तक जो वीकर कंपोनेंट्स है मार्केट के अंदर उसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सबसे ज्यादा लाइक स्ट्रक्चरली वीक है। तो यहाँ पर मैं वेट करूंगा बाउंस बैक का जो आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बजट स्ट्रैटेजी की तरह अगर आपको लेना है तो आई थिंक निफ्टी के जो 21,000 के पुट्स है तकरीबन 29-30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 1 फरवरी के एक्सपायरी के पुट ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ। हमें 2 उम्मीदें हैं। एक तो ये कि इवेंट के पहले आईवीज बढ़ेंगी, इंडिया विक्स में हमें लगता है कि एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और दूसरा, अगर निफ्टी के अंदर जो एक ये बाउंस बैक खत्म होता है, फिजल आउट होता है, तो मुझे लगता है निफ्टी के अंदर एक तरह से डेल्टा मूव भी देखने को मिलेगा। तो 21,000 के पुट्स तकरीबन 30 रुपए के आसपास बाय करने की राय है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और अगर ये व्यू सही हो जाता है तो तकरीबन 100 से लेके 140 तक के टारगेट्स इस पुट ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो बड़ी अपसाइड इस पुट ऑप्शन में देखने को मिल सकती है। अब कौन से वो स्टॉक्स और सेक्टर्स है जहां पर तेजी बरकरार है? देखिए, ये पूरे करेक्शन में जैसे आप शो की शुरुआत में कह रहे थे कि कौन से वो स्टॉक्स और सेक्टर्स है जो कम गिरे हैं, उनमें से पावर और पावर फाइनेंस कंपनीज ऐसी है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त दिखाए हुए है। और इसमें से जो टॉप पिक हमारा है एनटीपीसी। हमें लगता है एनटीपीसी में तकरीबन 350 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 300 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी और एक बड़ा अपसाइड मुझे लगता है कि पावर सेक्टर में प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है। दूसरा जो सेटअप है पावर फाइनेंस में, पीएफसी में सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लगता है। कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर मूव्स बड़े हो सकते हैं। अगले 4-5 सेशन में हो सकता है कि 5 से 10% का मूव पीएफसी में भी देखने को मिले। तो पीएफसी में हमें लगता है कि ऑप्शंस के जरिए इस ट्रेड को लिया जा सकता है। तो 440 के जो कॉल ऑप्शन है तकरीबन 23 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, इसे बाय करके चले, 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। और हमें लगता है कि तकरीबन अगर 10% का मूव पीएफसी में आता है तो ये ऑप्शन डबल से ज्यादा का मुनाफा दे सकता है। तो ये दो हमारी टॉप पिक्स है लॉन्ग साइड में। और जहां तक एक तरह से हेजिंग की या फिर डाउन साइड को प्ले करने की बात है तो निफ्टी के 21,000 के ऑप्शंस लेकर चला जा सकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल जी और बात करने के लिए इस थैंक यू अनुज, थैंक यू वीरेंद्र। लेकिन आज मार्केट मूड में है अच्छी पॉजिटिविटी के। देखिए, ध्यान रखिए, जब भी मैक्रो ट्रिगर्स आते हैं मार्केट में, मार्केट रिएक्ट करता है उस हिसाब से। और आज सुबह हमारी यही बात हुई थी कि मार्केट में करेक्शन खत्म हुई है और आज मार्केट एक अच्छी रैली आपको
दिखा सकता है, स्पेशली वो जो बिहार का इवेंट हुआ उसके बाद। खैर एनीवे, अब वीरू और मैं यहाँ से विदा लेंगे और नीरज जी आगे स्टूडियो में ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए बहुत सारे सवाल होंगे। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू।